जिस लड़की की एक झलक पाने के लिए कभी थिएटर के बाहर लंबी लाइनें लग जाती थी, जिसे देखकर पूरे भारत की धड़कनें रुक जाती थी, वही ममता कुलकर्णी अचानक एक दिन इस चमकती हुई दुनिया से हमेशा के लिए गायब कैसे हो गई। जिस चेहरे को देखकर लोग अपनी नजरें नहीं हटा पाते थे, वो चेहरा अचानक दुनिया की सबसे बड़े वांटेड लिस्ट में कैसे शामिल हो गई। क्या वाकई में ममता कुलकर्णी एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड और इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा थी? और क्या वाकई में ममता कुलकर्णी का अपने ही एक साथी कोस्टार के साथ एक बार जोरदार हाथापाई हो गई थी? क्या सच में अंडरवर्ल्ड से धमकी दिलवाकर ममता कुलकर्णी ने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में रोल लिया था? और क्या वाकई में गैंगस्टर विकी गोस्वामी ने ममता कुलकर्णी का फायदा उठाकर उन्हें जुर्म की दुनिया का एक मोहरा बना दिया था? और आखिर में क्यों ममता कुलकर्णी का नाम बार बार बड़े बड़े गैंगस्टर्स, हवाला ऑपरेटर्स और इंटरनेशनल ड्रग माफियाओं के साथ जुड़ता चला गया? इन सारे सवालों के साथ साथ आज आपको उनके जिंदगी से जुड़े बहुत सारे राज जानने को मिलने वाले हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1972 से, जब मुंबई के एक बेहद रूढ़िवादी मिडिल क्लास मराठी परिवार में ममता कुलकर्णी का जन्म हुआ। घर का माहौल बहुत ही कड़क और पाबंदियों से भरा था, जहां लड़कियों को खुलकर हंसने की भी इजाजत नहीं थी। उनके पिता एक साधारण नौकरी पेशा इंसान थे, जो बड़ी मुश्किलों से घर का खर्चा चला पाते थे, और माँ एक घरेलू हाउसवाइफ थी, जो हमेशा समाज और रिश्तेदारों के तानों के डर से जीती थी। घर में पैसों की तंगी इस कदर थी कि कई बार महीने के आखिरी हफ्तों में राशन के लिए भी सोचना पड़ता था। ममता बचपन से ही बहुत जिद्दी और बागी स्वभाव की थी। उन्हें घर की ये घुटन और हर बात पर टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनके दिमाग में एक ही बात बैठ चुकी थी कि इस गरीबी और बंदिशों भरी जिंदगी से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बहुत सारा पैसा और बहुत बड़ी शोहरत। ममता की माँ, जो खुद कभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाई थी, उन्होंने अपनी अधूरी ख्वाहिशों का बोझ अपनी इस खूबसूरत बेटी के कंधों पर डाल दिया। ममता जब सिर्फ 15 साल की थी, तभी से उनकी मां ने उन्हें मॉडलिंग और फिल्मों की दुनिया में ढकेलने की तैयारी शुरू कर दी थी। वो ममता को लेकर मुंबई के अलग अलग फोटोग्राफर्स और एजेंट्स के दफ्तरों के चक्कर काटने लगी। लेकिन ये रास्ता जितना बाहर से चमकीला दिखता था, अंदर से उतना ही क्रूर और बेरहम था। एक बेहद रूढ़िवादी मराठी परिवार के लिए ये बात किसी भी सदमे से कम नहीं थी कि उनकी बेटी फिल्मों में काम करने के सपने देख रही है। जब रिश्तेदारों को इस बात की भनक लगी, तो घर पर तानों की बौछार शुरू हो गई। ममता के चाचा ने एक दिन उनके पिता के सामने सीधे तौर पर कह दिया, तुम्हारी लड़की खानदान का नाम मिट्टी में मिलाएगी, इसे घर से बाहर निकालना बंद करो। इस बात ने ममता के अंदर एक अजीब सा गुस्सा भर दिया। उन्होंने अपनी माँ से कहा, आई तुम देखना, एक दिन यही लोग हमारे घर के बाहर ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगाकर खड़े होंगे। लेकिन सपनों की उड़ान और हकीकत की जमीन में जमीन आसमान का फर्क होता है। साल 1989 में जब ममता सिर्फ 17 साल की थी, उन्हें अपने जीवन के सबसे पहले बड़े अपमान और रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। एक नामी विज्ञापन एजेंसी ने उन्हें एक साबुन के ब्रांड के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया था। ममता बहुत उम्मीदों के साथ अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहां पहुंची थी। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद जब वो कास्टिंग डायरेक्टर के केबिन में गई, तो उस डायरेक्टर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और बेहद सर्द लहजे में कहा, तुम्हारा चेहरा तो ठीक है, लेकिन स्क्रीन प्रेजेंस बिल्कुल जीरो है। तुम्हारे जैसे चेहरे मुंबई की लोकल ट्रेनों में रोज हजारों की तादाद में घूमते हैं। जाओ जाकर पहले एक्टिंग सीखो, यहाँ अपना और हमारा वक्त बर्बाद मत करो। ये बात ममता के दिल में एक तीर की तरह चुभ गई। वो बिना कुछ बोले वहां से बाहर निकल गई, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सा प्रतिशोध का भाव था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, इसने मुझे रिजेक्ट किया है ना, एक दिन यही पूरी इंडस्ट्री मेरे कदमों में होगी। ये रिजेक्शन सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद शुरू हुआ सफलताओं का एक ऐसा अंतहीन सिलसिला, जिसने ममता को अंदर से पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। वो सुबह सुबह अपने पोर्टफोलियो की तस्वीरें लेकर दादर से सेंटा क्रूज और अंधेरी के प्रोडक्शन हाउसों के चक्कर काटती, धूप में चप्पलें घिसती, लेकिन हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिलता, वी विल गेट बैक टू यू। कई छोटे मोटे प्रोड्यूसर उन्हें अजीब नजरों से देखते, उनके कपड़ों पर कमेंट करते, तो कुछ उन्हें सीधे सीधे समझौते करने का इशारा देते। एक छोटी बजट की फिल्म के डायरेक्टर ने तो उन्हें अपने केबिन में बुलाकर यहाँ तक कह दिया था, देखो ममता, इस इंडस्ट्री में सिर्फ शराफत से काम नहीं मिलता, अगर बड़ी हीरोइन बनना है तो तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखना होगा। ममता ने उस डायरेक्टर को तुरंत जवाब दिया, काम अपनी काबिलियत पर लूंगी, किसी के रहमो करम पर नहीं। वो वहां से पैर पटकती हुई बाहर निकल आई, लेकिन इस घटना ने उनके मन में फिल्म इंडस्ट्री की एक बेहद गंदी और खौफनाक तस्वीर बना दी थी। पैसों की तंगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, घर का किराया देना मुश्किल हो रहा था और पिता की तबीयत भी खराब होने लगी थी। ममता के ऊपर एक मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा था कि उन्हें जल्द से जल्द कुछ न कुछ हासिल करना ही होगा। इसी हताशा के बीच साल 1991 में उन्हें साउथ की एक तमिल फिल्म नन बंगाल में एक बहुत ही छोटा सा और मामूली सा रोल मिला।
फिल्म के डायरेक्टर S.A. चंद्रशेखर थे। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा ब्रेक नहीं था, लेकिन ममता के लिए ये डूबते तिनके का सहारा जैसा था। वो अपनी माँ के साथ चेन्नई चली गई। वहाँ का माहौल, भाषा और काम करने का तरीका उनके लिए बिल्कुल नया और थका देने वाला था। सेट पर उनके साथ एक नए कलाकार जैसा बर्ताव किया जाता था। उन्हें कोई खास तवज्जो नहीं मिलती थी। शूटिंग के दौरान एक सीन में ममता को बार बार रीटेक देने पड़ रहे थे, जिससे चिढ़कर डायरेक्टर ने पूरे यूनिट के सामने माइक पर चिल्लाकर कहा, बम्बई से सिर्फ शक्ल दिखाने आई हो क्या? अगर एक्टिंग नहीं आती तो वापस चली जाओ। पूरी यूनिट के सामने हुए इस सरेआम अपमान ने ममता को सेट पर ही रुला दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उसी रात जागकर अपने डायलॉग्स रटे और अगले दिन शॉट को एक ही टेक में क्लियर किया। नन बंगाल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज हिट साबित हुई, लेकिन ममता कुलकर्णी का काम और उनकी स्क्रीन पर दिखने वाली एक खास कशिश बॉलीवुड के कुछ मेकर्स की नजरों में आ चुकी थी। साउथ की इस छोटी सी शुरुआत के बाद ममता वापस मुंबई लौटी और नए सिरे से हाथ पैर मारने लगी। इसी दौरान साल 1992 में उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा यू टर्न आया, जब जाने माने डायरेक्टर दीपक आनंद अपनी अगली एक्शन रोमांटिक फिल्म तिरंगा की कास्टिंग कर रहे थे। इस फिल्म में राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे दिग्गज कलाकार मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में एक नए और फ्रेश चेहरे की तलाश थी, जो स्क्रीन पर बोल्ड और चुलबुली दिख सके। ममता जब इस ऑडिशन के लिए पहुंची तो दीपक आनंद उनकी आंखों में मौजूद उस अजीब से आत्मविश्वास और जिद को देखकर दंग रह गए। उन्होंने ममता को फिल्म में एक सपोर्टिंग लेकिन बेहद अहम रोल के लिए साइन कर लिया। तिरंगा फिल्म के सेट पर काम करना ममता के लिए किसी जलते हुए कोयले पर चलने जैसा था। एक तरफ राजकुमार का कड़क मिजाज और दूसरी तरफ नाना पाटेकर का इंटेंस अभिनय। ममता को हर पल ये डर सताता था कि कहीं वो इन बड़े सुपरस्टार के सामने फीकी ना पड़ जाए। शूटिंग के पहले ही दिन राजकुमार के साथ एक सीन के दौरान ममता थोड़ी नर्वस हो गई और उनके मुंह से डायलॉग गलत निकल गया। राजकुमार ने अपनी खास आवाज में डायरेक्टर से कहा, दीपक, ये लड़की बहुत नर्वस है, इसे समझाओ कि सेट पर डायलॉग कैसे बोले जाते हैं। ममता ने इस बात को एक चैलेंज की तरह लिया। उन्होंने नाना पाटेकर से एक्टिंग की कुछ गुर सीखे और अगले ही सीन इतना बेहतरीन शॉट दिया कि खुद राजकुमार ने उनके लिए ताली बजाई और कहा, लड़की में दम है। 1993 में जब तिरंगा रिलीज हुई तो फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हालांकि पूरी फिल्म राजकुमार और नाना पाटेकर के कंधों पर थी, लेकिन ममता कुलकर्णी के गानों और उनकी सादगी ने युवाओं के दिलों में एक खास जगह बना ली। तिरंगा की कामयाबी ने ममता के लिए बॉलीवुड के वो दरवाजे खोल दिए जो अब तक उनके लिए बंद थे। अब उन्हें छोटे मोटे रोल्स के लिए धक्के नहीं खाने पड़ रहे थे, बल्कि बड़े बड़े बैनर्स उनके घर के चक्कर काट रहे थे। इसी बीच साल 1993 में ही उन्हें साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन की फिल्म वक्त हमारा है में एक लीड एक्ट्रेस का रोल मिला, जिसमें उनके अपोजिट अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे उभरते हुए स्टार्स थे। ये फिल्म ममता के करियर का पहला ऐसा मील का पत्थर था जहां वो बतौर मेन स्ट्रीम कमर्शियल हीरोइन स्थापित हो रही थी। फिल्म के गाने मुस्कुराएगा इंडिया और हाथ जोड़कर कहती हूँ रातों रात चार्टबस्टर बन गए। सेट पर अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के एनर्जी के साथ ताल से ताल मिलाना आसान नहीं था, लेकिन ममता ने अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से ये साबित कर दिया कि वो किसी भी बड़े स्टार के सामने दबने वाली नहीं है। फिल्म सुपरहिट रही और ममता कुलकर्णी अब बॉलीवुड के टॉप लीग में शामिल होने की कगार पर खड़ी थी। लेकिन ममता सिर्फ एक आम और सीधी सादी हीरोइन बनकर संतुष्ट होने वाली नहीं थी। उन्हें समझ आ गया था कि अगर इस इंडस्ट्री में सबसे ऊपर पहुंचना है और माधुरी दीक्षित या जूही चावला जैसी स्थापित अभिनेत्रियों को टक्कर देना है, तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो कोई और करने की हिम्मत नहीं करता। उन्हें एक बहुत ही आक्रामक और बोल्ड इमेज की जरूरत थी और यही मौका उन्हें मिला साल 1993 के अंत में, जब मशहूर फिल्मी मैगजीन स्टारडस्ट ने उन्हें अपने कवर पेज के लिए एक बेहद बोल्ड फोटोशूट का ऑफर दिया। ये ऑफर सामान्य फोटोशूट नहीं था, बल्कि एक टॉपलेस फोटोशूट था। उस जमाने के हिसाब से ये एक ऐसा कदम था जो किसी भी एक्ट्रेस का करियर पूरी तरीके से तबाह कर सकता था या फिर उसे रातों रात स्टारडम की सबसे ऊंची बुलंदियों पर पहुंचा सकता था। ममता की मां इस फोटोशूट के सख्त खिलाफ थी। उन्होंने ममता से कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो समाज हमें जीने नहीं देगा, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। लेकिन ममता के सिर पर स्टारडम का भूत सवार था। उन्होंने अपनी मां से कहा, अगर डरती रही तो जिंदगी भर साइड हीरोइन बनकर रह जाऊंगी। मुझे नंबर 1 बनना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ममता ने वो टॉपलेस फोटोशूट करवाया। जैसे ही स्टारडस्ट का वो इशू मार्केट में आया, पूरे देश में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। लोगों के लिए ये विश्वास करना मुश्किल था कि एक भारतीय अभिनेत्री इस हद तक बोल्ड कदम उठा सकती है। चारों तरफ ममता कुलकर्णी के नाम की थू-थू होने लगी। कई शहरों में मैगजीन की कॉपियां जलाई गई। दक्षिणपंथी संगठनों ने उनके घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि उनके खिलाफ अश्लीलता फैलाने के आरोप में कई अदालती मामले भी दर्ज किए गए। घर का माहौल बिल्कुल किसी मातम जैसा हो गया था। खिड़की और दरवाजे बंद करने पड़ते थे क्योंकि बाहर मीडिया और प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा लगा रहता था। लेकिन इस भयंकर विवाद का एक दूसरा पहलू भी था। ममता कुलकर्णी
अब पूरे देश की जुबान पर एक जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। हर छोटा बड़ा प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में ममता को साइन करने के लिए बेताब था, क्योंकि उन्हें पता था कि ममता का नाम ही फिल्म को थिएटर तक खींच लाने के लिए काफी है। इस जबरदस्त पब्लिसिटी का सीधा फायदा ममता को मिला साल 1994 में, जब बॉलीवुड के शोमैन राकेश रोशन अपनी महत्वाकांक्षा फिल्म करण अर्जुन की कास्टिंग कर रहे थे। इस फिल्म में सलमान खान और शाहरुख खान जैसे दो बड़े बड़े सुपरस्टार लीड रोल में थे। काजोल के साथ दूसरी लीड एक्ट्रेस के लिए राकेश रोशन को एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो स्क्रीन पर बेहद ग्लैमरस और बोल्ड दिखे और जिसकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त हो। ममता का नाम उस समय हर तरफ गूंज रहा था। राकेश रोशन ने बिना देरी किए ममता को सलमान खान के अपोजिट बिंदिया के रोल के लिए साइन कर लिया। करण अर्जुन की शूटिंग राजस्थान के दूर दराज इलाकों में हो रही थी। सेट पर ममता का जलवा किसी क्वीन से कम नहीं था। सलमान खान के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी कमाल की थी कि फिल्म का गाना भंगड़ा पाले रिलीज होते ही पूरे देश के डिस्को और शादियों की जान बन गया। 1995 में जब करण अर्जुन रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो गई। इस फिल्म की सफलता ने ममता कुलकर्णी को बॉलीवुड के टॉप 3 एक्ट्रेसेस की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। अब ममता के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जिस लड़की ने कभी दादर की चौल और तंग गलियों में अपने दिन गुजारे थे, वो अब अंधेरी के पॉश इलाके में एक आलीशान पेंट हाउस में रह रही थी, महंगी गाड़ियों में घूम रही थी और उसके आगे पीछे बाउंसर्स की एक पूरी फौज चलती थी। लेकिन इस बेनतहा कामयाबी ने ममता के स्वभाव को बहुत ही ज्यादा अहंकारी और अनप्रेडिक्टेबल बना दिया। वो सेट्स पर लेट आने लगी, प्रोड्यूसर को नखरे दिखाने लगी और छोटी छोटी बातों पर डायरेक्टर से बहस करने लगी। साल 1995 में ही उन्हें पहलाज निहलानी की फिल्म आंदोलन मिली, जिसमें उनके साथ संजय दत्त और गोविंदा थे। इस फिल्म के दौरान ममता का रवैया इतना खराब था कि सेट पर अक्सर तनाव का माहौल बन जाता था। एक गाने की शूटिंग के दौरान ममता ने कोरियोग्राफर के स्टेप्स करने से साफ इनकार कर दिया और कहा, ये बहुत ही अजीब स्टेप्स है, मैं नहीं करूंगी, मेरे हिसाब से चेंज करो तभी मैं शॉट दूंगी। पहलाज निहलानी को बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन ममता अपनी जिद पर अड़ी रही। फिल्म तो हिट हो गई, लेकिन इंडस्ट्री के भीतर ममता के नखरों की चर्चाएं तेज होने लगी। इसी दौरान साल 1996 में उन्हें निर्देशक मंसूर खान की फिल्म सशक्त और राज कंवर की फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में अक्षय कुमार के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला। सबसे बड़ा खिलाड़ी का गाना भोली भाली लड़की इतना बड़ा हिट हुआ कि ममता की पॉपुलैरिटी अब बच्चों से लेकर बड़ों तक में फैल चुकी थी। हर मैगजीन के कवर पर ममता का चेहरा था। हर बड़े इवेंट में वो चीफ गेस्ट बनकर जा रही थी और अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े भाई लोग दुबई में होने वाले अपनी पार्टियों में ममता को बुलाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाने को तैयार थे। ममता को लगने लगा था अब उन्हें इस इंडस्ट्री से कोई भी ताकत बेदखल नहीं कर सकती। वो खुद को पूरी तरह सुरक्षित और अनबीटेबल महसूस कर रही थी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का वो काला चैप्टर जिसने उन्हें एक नेशनल क्रिमिनल और भगोड़ा बना दिया। इस तबाही की पहली चिंगारी सुलगना शुरू हुई मशहूर फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की एम्बिशियस फिल्म चाइना गेट के सेट पर। ममता को इस मल्टी स्टारर फिल्म में एकमात्र लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया गया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों की शूटिंग के बाद ही सेट पर ममता और राजकुमार संतोषी के बीच भयानक अनबन हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स और उस वक्त के फिल्मी गलियारों में उड़ती खबरों के मुताबिक राजकुमार संतोषी ममता पर कुछ ऐसे समझौते करने का दबाव बना रहे थे जिसके लिए ममता तैयार नहीं थी। जब ममता ने उनकी शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया तो संतोषी ने गुस्से में आकर एक रात बड़ा फैसला लिया और ममता कुलकर्णी को बिना किसी नोटिस के फिल्म चाइना गेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक ऐसी एक्ट्रेस के लिए जो खुद को बॉलीवुड की रानी समझती थी, ये उसकी साख पर सबसे बड़ा हमला था। ममता सन्न रह गई, लेकिन उन्होंने रोने या गिड़गिड़ाने के बजाय एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी कपा दी। ममता ने सीधे दुबई फोन लगाया और अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से संपर्क साधा। छोटा राजन उस वक्त दाऊद इब्राहिम से अलग होकर अपना खुद का खूंखार गैंग चला रहा था और बॉलीवुड में उसका अच्छा खासा खौफ था। छोटा राजन के सीधे दखल के बाद डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के पास एक धमकी भरा फोन आया। फोन पर अंडरवर्ल्ड की भारी आवाज ने साफ लफ्जों में कहा, ममता इस फिल्म में रहेगी, अगर उसे निकाला तो फिल्म कभी थिएटर पर पहुंच ही नहीं पाएगी और तुम्हारी जिंदगी का रील टाइम भी खत्म हो जाएगा। राजकुमार संतोषी बुरी तरह डर गए। अंडरवर्ल्ड के इस सीधे फरमान के आगे पूरी फिल्म इंडस्ट्री घुटनों पर आ गई। ममता को आनन फानन में फिल्म चाइना गेट में वापस लिया गया। ममता सेट पर वापस तो आई, लेकिन विजेता की तरह। अब वो डायरेक्टर को आंखें दिखाती थी और शॉट अपनी मर्जी से देती थी। साल 1998 में जब चाइना गेट रिलीज हुई तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, लेकिन इस फिल्म के फ्लॉप होने से ज्यादा नुकसान ममता की साख को हुआ। इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर जैसे यश चोपड़ा, सुभाष घई और पहलाज निलानी ने समझ लिया कि ममता कुलकर्णी से पंगा लेने का मतलब सीधे अंडरवर्ल्ड की गोलियों का सामना करना है। अंदर ही अंदर पूरी इंडस्ट्री ने ममता का साइलेंट बायकॉट करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े हीरोज ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया और जो प्रोजेक्ट्स उनके हाथ में थे वो धीरे धीरे उनसे छीने जाने लगे।
पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अलग थलग पड़ चुकी ममता इस अकेलेपन और रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनका करियर तेजी से नीचे गिर रहा था और इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच साल 1999 में उनकी जिंदगी में एंट्री हुई विकी गोस्वामी की। विकी गोस्वामी जो एक बेहद ही शातिर, अमीर और इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। विकी का बॉलीवुड की कई बड़ी पार्टियों और दुबई के क्लब्स में उठना बैठना था। ममता जब पहली बार विकी से मिली तो वो उसके बेनतहा पैसे, गाड़ियों और रसूख को देखकर पूरी तरह सम्मोहित हो गई। विकी ने ममता के जख्मी आत्मसम्मान को सहलाया और कहा, बॉलीवुड तुम्हें क्या देगा ममता, मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें पूरी दुनिया की महारानी बना दूंगा। ममता को उस वक्त एक ऐसे ही सहारे की तलाश थी। वो विकी के प्यार में इस कदर अंधी हो गई कि उन्होंने अपने करियर, अपनी माँ की नसीहतों और कानून की बंदिशों को पूरी तरह भुला दिया। साल 2000 से 2002 के बीच ममता का करियर ग्राफ पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। उनकी आखिरी कुछ फिल्में जैसे किला और सेंसर के दौरान इंडस्ट्री में ये बातें फैलने लगी थी कि ममता का अपने ही साथी कलाकारों के साथ हाथापाई हुई है, जिससे वो खुद भी और उनके साथी कलाकार दोनों ही जख्मी हुए हैं। हालांकि ये बातें कभी साबित हो नहीं पाई, लेकिन ममता को समझ में आ गया था कि बॉलीवुड में उनके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इसी दौरान विकी गोस्वामी को दुबई की पुलिस ने इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उसे अदालत ने 25 साल की कड़ी सजा सुना दी। विकी का जेल जाना ममता के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन यहाँ ममता ने एक विक्टिम की तरह रोने के बजाय जुर्म की दुनिया की बागडोर अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वो दुबई शिफ्ट हो गई और विकी को जेल से छुड़ाने के लिए कानूनी दांवपेच और पैसों का खेल खेलने लगी। कहा जाता है कि विकी को जेल से जल्दी रिहा कराने के लिए ममता कुलकर्णी ने इस्लाम धर्म तक कबूल कर लिया था और विकी से जेल के भीतर ही शादी कर ली थी ताकि यूएई के कानूनों के तहत उसे कुछ रियायत मिल सके। साल 2012 में ममता के लगातार प्रयासों और विकी के अच्छे आचरण के बदौलत विकी गोस्वामी को दुबई की जेल से समय से पहले रिहा कर दिया गया। लेकिन जेल से बाहर आते ही विकी सुधरा नहीं, बल्कि उसने एक नया और खौफनाक इंटरनेशनल ड्रग प्लान तैयार किया। विकी और ममता दुबई छोड़कर केन्या के नैरोबी शहर में जाकर बस गए। वहां वे एक बेहद ही आलीशान महल जैसे घर में रहने लगे, जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां और इंटरनेशनल बिजनेसमैन का आना जाना था। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। साल 2014 में केन्या की पुलिस और अमेरिकी जांच एजेंसी DEA ने मिलकर नैरोबी में एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें विकी गोस्वामी और ममता कुलकर्णी का नाम सीधे तौर पर इंटरनेशनल इंटरफेरेंस सप्लाई से जुड़ गया। लेकिन ये तो सिर्फ ग्लोबल नेटवर्क था। इस कहानी का सबसे बड़ा और खौफनाक धमाका होना भी बाकी था, जिसने भारत की धरती को हिला कर रख दिया था। साल 2016 में थाने पुलिस ने मुंबई के पास एक बहुत बड़ी ड्रग फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां से लगभग 2000 करोड़ रुपए के ड्रग जब्त किए गए। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े रैकेट में से एक था। जब जांच की कड़ियां जोड़ी जाने लगी तो पुलिस के होश उड़ गए। इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के पूर्व स्टार ममता कुलकर्णी थी। थाने पुलिस के मुताबिक केन्या में बैठकर ममता कुलकर्णी इस इंटरनेशनल सिंडिकेट के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी। हवाला के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा था और वो विक्की गोस्वामी के साथ मिलकर भारत के युवाओं के नसों में जहर घोलने का धंधा चला रही थी। मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने ममता कुलकर्णी को इस मामले में भगोड़ा घोषित कर दिया। उनकी मुंबई की आलीशान प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट को सरेआम सील कर दिया गया। जो लड़की कभी रेड कारपेट पर कैमरों के फ्लैशलाइट के बीच चलती थी, उसकी तस्वीरें अब देश के हर पुलिस स्टेशन में एक वांटेड क्रिमिनल के तौर पर टंग चुकी थी। ममता का ये पतन इतना गहरा और भयानक था कि उनके पुराने जानने वाले भी उनका नाम लेने से कतराने लगे थे। इस भयंकर कानूनी शिकंजे और इंटरनेशनल बदनामी के बीच ममता कुलकर्णी के भीतर एक अजीब सा मानसिक और आध्यात्मिक बदलाव आया। या यूं कहें कि उन्होंने दुनिया के सामने खुद को बचाने के लिए एक नया पैंतरा आजमाया। साल 2016 के अंत में ममता अचानक मीडिया के सामने आई, लेकिन एक बदले हुए रूप में। उनके माथे पर बड़ा सा तिलक था, गले में माला थी और चेहरे पर एक अजीब सा वैराग्य। उन्होंने दावा किया कि अब वो कोई माफिया या एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि वो एक योगिनी बन चुकी है। एक न्यूज चैनल को दिए हुए अपने बेहद ही आक्रामक इंटरव्यू में ममता ने रोते हुए और चिल्लाते हुए कहा था, मैंने पिछले 12 साल से कोई भी मेकअप नहीं छुआ। मैं दिन में सिर्फ एक बार खाना खाती हूँ और ईश्वर की भक्ति में लीन रहती हूँ। क्या आपको लगता है कि जो औरत साधु बन चुकी है वो ड्रग्स बेचेगी? ये सब मुंबई पुलिस और अमेरिकी एजेंसियों की एक सोची समझी साजिश है ताकि विकी को फंसाया जा सके। तो अब मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ममता सच में एक शातिर क्रिमिनल थी जिन्होंने कानून से बचने के लिए अध्यात्म का चोला ओढ़ लिया, या फिर वो वाकई में एक ऐसी बदकिस्मत औरत थी जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ गलत लोगों पर भरोसा किया और उसकी कीमत अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करके चुकाई? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही अगर आप लोगों को ये बायोग्राफी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।